नमस्कार आप सभी को। मैं नेहा दैया त्रिदिशाएं क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और हमने सीरीज शुरू की थी घटनासार की। ये एक मैगज़ीन है जो करंट अफेयर्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और यूपी आरओ और एआरओ के रिगार्डिंग। तो इसकी एक क्लास हमने कर ली है। जिन लोगों ने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी है वो चैनल पर जा कर के विजिट कर सकते हैं, या उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी उसे देख सकते हैं। हमने ये 6 महीने का जो पिछले 6 महीने हैं उसका करंट अफेयर करने के लिए इसे शुरू किया है, जो जनवरी 2024 से लेकर के जून 2024 तक का जितना भी करंट अफेयर रहेगा, जो इम्पोर्टेंट होगा, वो सब हम इसमें शामिल किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तब भी आप या तो कमेंट सेक्शन में जा कर के लिख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहां पर 2 लिंक मिलेंगे। एक जहां पर आपको जो कंटेंट है उसकी पीडीएफ आपको मिलती रहेंगी, और दूसरा रहेगा त्रिदिशाएं डिस्कशन ग्रुप। आप वहां जा कर के भी मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हाल ही में शोधकर्ताओं की एक टीम ने पश्चिमी घाट में 140 वर्षों के बाद किस नाम के एक दुर्लभ वृक्ष की प्रजाति की खोज की है? तो वह है उनियाला मल्टीपेक्टिटा नाम की एक प्रजाति है पौधों की या पेड़ की, वृक्ष की, जो एक बहुत ही दुर्लभ प्रजाति है जिसकी खोज की गई है पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट के बारे में आप लोगों को पता होगा कि वो एक सदाबहार, जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वृक्ष होते हैं वो भी पाए जाते हैं। बारिश वहाँ पर ज़्यादा होती है, और क्योंकि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वृक्षों की एक खासियत ये होती है कि विभिन्न प्रजातियाँ वहाँ पर होती है, पाई जाती हैं, चाहे वो जीव जंतुओं की हों या फिर वृक्षों की हों, ठीक, झाड़ियों की हों। पश्चिमी घाट को एक हॉटस्पॉट क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है, जो पर्यावरणीय हॉटस्पॉट क्षेत्र है, ठीक है, उस क्षेत्र में भी इसे शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है भारत की निजी क्षेत्र की कंपनी टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड TASL के द्वारा निर्मित पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, जिसका प्रक्षेपण 7 अप्रैल 2024 को कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से स्पेस एक्स रॉकेट फॉल्कन 9 से किया गया है, तो उसका नाम है TSAT-1A। TSAT-1A के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा डिटेल में बताती हूँ। ये टाटा सन्स की एक सहायक कंपनी है, टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड, TASL। इसने एक अपने सब मीटर रिजोल्यूशन ऑप्टिकल उपग्रह, जिसका नाम TSAT-1A है, उसकी अंतरिक्ष में सफल तैनाती की है, और ये भारत का पहला निजी क्षेत्र के द्वारा निर्मित जो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है माना जा रहा है। अभी तक इससे पहले केवल इसरो के द्वारा ही ऐसे उपग्रहों का निर्माण और प्रक्षेपण किया गया था, तो अब निजी क्षेत्र भी इसमें शामिल हो गया है। इस उपग्रह को स्पेस एक्स का जो फॉल्कन 9 रॉकेट है उसके द्वारा एक मिशन है बैंडवैगन मिशन, ठीक है, उसका नाम है बैंडवैगन मिशन। इस बैंडवैगन मिशन के तहत ही इसे अंतरिक्ष में स्थापित किया गया है, उसके एक हिस्से के रूप में कह सकते हैं आप इसको स्थापित किया गया है। और TSAT-1A सैटेलाइट का निर्माण एक लैटिन अमेरिकी कंपनी है जिसका नाम है सैटेलॉजिक इंक, उसी के सहयोग से किया गया है। इसका वजन 50 किलोग्राम है, और ये पृथ्वी की जो निचली कक्षा है, जो लोअर अर्थ ऑर्बिट है LEO, उसमें इसे स्थापित किया गया है, और मूलतः ये एक रिमोट सेंसिंग उपग्रह है, ठीक है। तो ये थी इसके बारे में कुछ खास जानकारी। और ये कर्नाटका में TASL का वेमागल सुविधा केंद्र में स्थित असेंबली, इंटीग्रेशन और टेस्टिंग प्लांट में असेंबल किया गया है, और यह उपग्रह भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, ठीक है। और ये हाई रिजोल्यूशन वाली ऑप्टिकल उपग्रह तस्वीरें प्रदान करने में सक्षम है। तो ये था TSAT-1A के बारे में। नेक्स्ट है मई 2024 में किस राज्य ने गुटखा और पान मसाला पर 1 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है? तो तेलंगाना ने गुटखा और पान मसाला पर 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसा होना भी चाहिए, कई जगह पर इसको बंद कर देना चाहिए। आप लोग देखते हैं सारी दीवारें रंग दी जाती हैं गुटखा खा करके, ठीक है।
और ये काफ़ी गलत चीज़ें हैं। तो इसके लिए स्टेप उठाया है तेलंगाना सरकार ने और 1 साल तक इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट है, मई 2024 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल की गई भारत की 3 ऐतिहासिक पांडुलिपियां कौन कौन सी हैं? तो वो हैं रामचरितमानस, पंचतंत्र और सुहृदय लोकलोचन। इसके बारे में मैंने कल भी बात की थी, अपनी पुरानी जो हमारी पिछली वीडियो थी उसमें भी मैंने बताया था कि मंगोलिया के उलान बटोर में एक सम्मेलन हुआ था यूनेस्को का, जो 10वीं सभा थी विश्व स्मृति समिति की। उसी में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर के हिस्से के रूप में इन सबको मान्यता दी गई है, जिसमें 3 भारत की जो किताबें हैं या आप उनको कह सकते पांडुलिपियां हैं, जिसमें रामचरितमानस जो तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है और अवधी भाषा में है, और ये हरगीति का छंद में लिखी गई है और आज भी उत्तर भारत के अधिकांश हिस्से में काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है। अगला है पंचतंत्र की कहानियाँ। आप लोगों ने सुनी होंगी पंचतंत्र, ये दंत कथाएं हैं और ये मूल रूप से संस्कृत में लिखी गई है और यह पुस्तक मानव रूपी जो जानवर हैं उनकी कहानियों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट है और सुहृदय लोकलोचन, ये काव्य शास्त्र पर एक ग्रंथ है जो आनंदवर्धन के द्वारा लिखा गया है और जो आनंदवर्धन है वो 9वीं शताब्दी के दौरान कश्मीर के प्रसिद्ध सम्राट अवंतीवर्मन के शासनकाल में रहते थे। अगर एशिया पैसिफिक क्षेत्र से यानी एशिया प्रशांत क्षेत्र से इसमें बात की जाए तो 16 अन्य धरोहरों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, आईआईटी मद्रास के स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मॉस ने 30 मई 2024 को सिंगल पीस 3 डायमेंशन 3D प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट किस नाम से लॉन्च किया है? तो उसका नाम है अग्निबाण। तो अंतरिक्ष स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मॉस ने पहले निजी लॉन्च पैड से दुनिया के पहला सिंगल पीस स्वदेशी 3D प्रिंटेड ये सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट है अग्निबाण, इसका सफल प्रक्षेपण किया है। और स्काई रूट एरोस्पेस जो इससे पहले कंपनी थी, ठीक है, उसके बाद चेन्नई की अग्निकुल कॉस्मॉस ये सफलता प्राप्त करने वाली दूसरी कंपनी बन गई है। और श्रीहरिकोटा में सतीश धवन जो अंतरिक्ष केंद्र है उसी के भीतर भारत का पहला एकमात्र जो निजी लॉन्च पैड है धनुष, जिसका नाम है, एकमात्र निजी लॉन्च पैड है, ठीक है, भारत का धनुष, उसी से ये इसका सफल प्रक्षेपण किया गया है। रॉकेट 8 किलोमीटर ऊंचाई तक जाने के लिए डिज़ाइन किया गया था और इसके बाद इसे समुद्र में गिरा दिया। इसकी कोई लाइव स्ट्रीमिंग नहीं की गई और मिशन लॉन्च से स्प्लैश डाउन होने तक 2 मिनट तक लगभग चला था ये, ठीक है। इसरो ने इसे एक काफ़ी बड़ी उपलब्धि बताया है। अग्निबाण जो रॉकेट है वो 18 मीटर लंबा है और ये एक अर्ध क्रायोजेनिक इंजन संचालित रॉकेट है जो तरल और गैस जो ईंधन है उनका उपयोग करता है। इसके बाद अगला देखते हैं, हाल ही में अपने स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को शामिल करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है केरल। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल कर लिया है अपने स्कूली पाठ्यक्रम में केरल ने। केरल के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि केरल की साक्षरता दर देश में सबसे अधिक है। नेक्स्ट है, अप्रैल 2024 में किस आईआईटी को भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय से स्वदेशी रूप से विकसित हल्के कॉम्पैक्ट इन्वर्टर के लिए पेटेंट प्रदान किया गया है? तो वो है आईआईटी पटना। आईआईटी पटना को इसका पेटेंट मिला है हल्के कॉम्पैक्ट इन्वर्टर के लिए, जिसे स्टार्टअप योजना पोर्टेबल पावर टेक्नोलॉजी के तहत विकसित किया गया है और यह आविष्कार बैटरी और इन्वर्टर को एक इकाई में एकीकृत करता है, जिससे जो वजन है वो लगभग 80% कम हो जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर के किस राज्य में आईआईएम यानी भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है? तो असम के कामरूप के मरामिटा में आईआईएम स्थापित किया जा रहा है। अगला है, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो इसरो है ने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो विप्रो के साथ ये समझौता किया गया है 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने के लिए, ठीक है। और ये एक एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है जो औद्योगिक उत्पादन में 3D प्रिंटिंग के उपयोग करने की एक प्रक्रिया कह सकते हो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी को, ठीक है। इसरो ने इसके माध्यम से एक तरल रॉकेट इंजन जो 9 मई 2024 को
लगभग 665 सेकंड की अवधि का एक सफलतापूर्वक हॉट परीक्षण भी किया है। ठीक है। PS4 इंजन का निर्माण भारत में विप्रो 3D नामक निजी कंपनी के द्वारा ही किया जाता है। 3D प्रिंटिंग में एक ऐसी प्रक्रिया है जो परत दर परत एक 3 डायमेंशनल वस्तुओं को बनाने के लिए कंप्यूटर निर्मित डिजाइनों का उपयोग करती है। नेक्स्ट है 4 अप्रैल 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ पर कैंसर रोगियों के इलाज के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी CAR T सेल थेरेपी राष्ट्र को समर्पित की है, तो वो है IIT बॉम्बे। अब आप लोग सोचेंगे कि ये CAR T सेल थेरेपी क्या है। तो CAR T सेल थेरेपी का अर्थ है काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर T सेल थेरेपी। ये एक प्रकार की कैंसर इम्यूनोथेरेपी है जो कैंसर कोशिकाओं का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने की क्षमता बढ़ाने के लिए रोगी की जो स्वयं की T कोशिकाएं हैं उनका उपयोग करती है और जिन्हें प्रयोगशालाओं में आनुवांशिक रूप से संशोधित किया जाता है। ठीक है। तो CAR T सेल थेरेपी राष्ट्र को समर्पित की है IIT बॉम्बे ने और द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन किया है या फिर इसको राष्ट्र को समर्पित किया है। इसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे और एक टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है, इसका नाम आपने सुना होगा, तो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के सहयोग से ये शुरू की गई है। नेक्स्ट है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 4 मार्च 2024 को नई दिल्ली में आयोजित डिफ कनेक्ट 24 के दौरान रक्षा प्रौद्योगिकियों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है। तो अदिति योजना की शुरुआत की गई है। किसके लिए? रक्षा प्रौद्योगिकियों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, और इसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुरू किया है। नेक्स्ट है 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस। यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन बन गए हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेड़ लगाने के आह्वान के साथ किस अभियान की शुरुआत की है। तो एक पेड़ माँ के नाम नामक अभियान की शुरुआत की है नरेंद्र मोदी जी ने, और नरेंद्र मोदी जी ने इस अवसर पर लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए यह योजना या अभियान शुरू किया है। इसके तहत उन्होंने नई दिल्ली के एक बुद्ध जयंती पार्क है उसमें एक पीपल का पौधा लगाया और वहां से इस अभियान की शुरुआत की, बुद्ध जयंती पार्क से। उद्देश्य देश भर में जो वृक्षारोपण है या पौधारोपण है उसके प्रति लोगों को जागरूक करना है, जिससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रही है उससे निपटा जा सकेगा। इस अभियान के तहत सितंबर 2024 तक लगभग 80 करोड़ पेड़ लगाने हैं सितंबर 2024 तक, और मार्च 2025 तक लगभग 140 करोड़ पेड़ लगाने की योजना बनाई गई है, और इसके लिए एक संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज नीति का पालन किया जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय मूल की महिला अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स जो 5 जून 2024 को अंतरिक्ष मिशन के द्वारा तीसरी बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंची है, उसका क्या नाम है, तो वो है बोइंग स्टारलाइजर मिशन। ठीक है, बोइंग स्टारलाइजर मिशन। हाल ही में कहाँ पर भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे खोला गया है, तो भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे खोला गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है मई 2024 में रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी नवीनतम वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 180 देशों में भारत को कौन सी रैंकिंग मिली है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये हो गया आप लोगों का कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी कौन करता है, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ये संस्था है इसे जारी करने वाली। इसमें 180 देशों में भारत को जो रैंक मिला है वो है 159। और ये जो रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स है, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर, ये फ्रांस का एक NGO है, गैर सरकारी संगठन, ये जारी करता है। अब की बार भारत का जो स्थान है वो 159 है, और जो काफ़ी अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। हालांकि पिछली बार जो भारत का स्थान था वो 161 था, तो 2023 वाली जो रिपोर्ट थी उसमें भारत का जो स्थान था वो 161 था, अब सुधर करके 159 हो गया है। इसके बाद में आगे देखते हैं भारतीय सेना के तीनों अंगों के बीच संयुक्तता और सुधार लाने के उद्देश्य से पहला त्रिसेवा सम्मेलन
अप्रैल 2024 में नई दिल्ली में किस नाम से आयोजित हुआ? तो ये था परिवर्तन चिंतन। परिवर्तन चिंतन क्या है? जो भारतीय सेना के तीनों अंग हैं उनके बीच में संयुक्तता हो, सुधार हो, इसी उद्देश्य से तीनों सेवाओं को मिलाकर के नई दिल्ली में एक सम्मेलन हुआ जिसका नाम हो गया परिवर्तन चिंतन। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 4 मार्च 2024 को कहां पर भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया? तो भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन हुआ है जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड, हिसार, हरियाणा में। ठीक है, तो पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ हुआ है? जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड, हिसार, हरियाणा में। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के सांगली जिले के छोटे से कस्बे मिरज में बनाए गए किन वाद्य यंत्र को 30 मार्च 2024 को जीआई टैग मिला है? तो सितार और तानपुरा, ये महाराष्ट्र के हैं और सांगली जिले के हैं। सितार और तानपुरा, इनको जीआई टैग मिला है। कहाँ बनते हैं ये? मिरज में बनते हैं। तो क्वेश्चन आपसे किसी भी तरह से पूछा जाए आप जवाब दे सकते हो। तो महाराष्ट्र के किन वाद्य यंत्रों को शामिल किया है या जीआई टैग दिया गया है इस साल? तो सितार और तानपुरा में। कहाँ बनते हैं ये? सांगली जिले के छोटे से कस्बे मिरज में बनते हैं। अगला है, भारत सरकार ने 2019 में संसद में पारित किस विवादित कानून को मार्च 2024 में लागू कर दिया? तो ये था सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, CAA। इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बवाल हुआ था, बहुत ज़्यादा लोगों में भ्रम हो गया था कि मुसलमानों की नागरिकता इससे छीनी जा रही है। इसी चक्कर में बवाल बहुत ज़्यादा हुआ था। इसके बारे में डिटेल में वीडियो भी हमने एक बना रखी है जो चैनल पर है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। उसे संसद में पारित कर दिया गया, मार्च 2024 में लागू कर दिया गया। नेक्स्ट है, वह देश जहां से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए पिछले दिनों भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया, तो वो कहाँ से निकालने के लिए था? तो हैती से निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया। आप लोगों को पता होगा ऑपरेशन गंगा, ठीक है, और इस तरह से न जाने कितने सारे ऑपरेशन जो भारत सरकार है या सेना है वो लगातार चलाती रहती है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट मार्च 2024 में कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट धोलेरा, गुजरात में शुरू हुआ है। पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट कहाँ शुरू हुआ है? धोलेरा, गुजरात में। नेक्स्ट देखते हैं, महाराष्ट्र सरकार ने 13 मार्च 2024 को अहमदनगर का नाम परिवर्तित करके नया नाम रखने का निर्णय लिया है। इसका जो नया नाम है वो क्या है? तो नया नाम हो जाएगा अब अहिल्यानगर। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना में 13 मार्च 2024 को तटवर्ती समुद्री जल में पनडुब्बी रोधी मिशन के लिए किन 2 जहाज़ों को शामिल किया है? तो वो हैं INS अग्रम और INS अक्षय। ये 2 जो जहाज हैं उनको शामिल किया गया है समुद्री जल में पनडुब्बी रोधी जो मिशन है उनके लिए। एक जो यहाँ पे अग्रम नाम है उसको आप भूल मत जाइए, एक उग्रम करके एक उग्रम नाम भी आपको मिल सकता है, ठीक है, उग्रम। तो उग्रम जो है वो एक असोल्ट राइफल है जो DRDO और हैदराबाद स्थित एक निजी फर्म है द्वीपा आर्मर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उसके द्वारा ये असोल्ट राइफल लॉन्च की गई है उग्रम। और यहाँ पे जो अग्रम नाम है वो क्या है? एक पनडुब्बी रोधी जहाज है, ठीक है, जिसका समुद्री जल में पनडुब्बी रोधी मिशन या ऑपरेशन के समय प्रयोग किया गया है। अक्षय और INS अग्रम। नेक्स्ट है, 6 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल का उद्घाटन कहाँ किया है? तो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल का उद्घाटन किया गया है कोलकाता में। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क यानी UNSSDN, ठीक है, जो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क है, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन SDSN के द्वारा मार्च 2024 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट यानी विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत की जो रैंकिंग है वो कौन सी है? 126वीं रैंक भारत को मिली है। नेक्स्ट है, मार्च 2024 में सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है?
तो AM खानविलकर को लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, मार्च 2024 में जारी तेंदुआ रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में तेंदुओं की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में तेंदुओं की जो कुल संख्या है वो है 13,874। इस जो इनकी गणना है 13,874, उसमें जो पूर्व वर्ष हैं उनकी तुलना में लगभग 7.95 यानी लगभग आप कह सकते हैं लगभग 8% के आसपास की वृद्धि हुई है। 2014 में इनकी जो कुल संख्या थी वो 7,910 थी और अब हो गई है 13,874। मध्य जो भारत है और पूर्वी घाट है उसमें तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है, और जबकि पश्चिमी, इसके बाद में आप देखेंगे पश्चिमी घाट और शिवालिक की जो पहाड़ियां हैं और गंगा का मैदान, उसमें इनकी संख्या पाई जाती है। शिवालिक की पहाड़ियों और गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है उसमें तेंदुओं की संख्या में लगभग 12.5% की जो है कमी देखने को मिली है। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और राज्यों में अगर बात की जाए तो राज्यों में 2022 में तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या 3,907 MP में है। तेंदुओं की सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और इसके बाद में जो दूसरा स्थान आता है वो है महाराष्ट्र का। तो सबसे ज़्यादा तेंदुए पाए जाते हैं MP में। MP में इनकी संख्या की बात करें तो 3,907 जो सर्वाधिक है, और महाराष्ट्र में लगभग 1,985 तेंदुए हैं। और तीसरे स्थान पर जो स्थान आता है वो है कर्नाटका का। तो कर्नाटका में तीसरे स्थान पर इनकी संख्या सबसे ज़्यादा है, 1,879 यानी 1879 इनकी संख्या है। और देन फोर्थ नंबर पे आता है आपका तमिलनाडु। तो इस तरीके से सबसे ज़्यादा तेंदुए पाए जाते हैं MP में, फिर महाराष्ट्र में और फिर कर्नाटका में। उसके बाद चौथे स्थान पर आपका आता है तमिलनाडु। और क्षेत्र की अगर बात करें तो मध्य भारत, यानी मध्य भारत में आप देखते हैं तो मोस्टली मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये वाला जो क्षेत्र है उसी में इनकी संख्या सबसे ज़्यादा। साथ ही पूर्वी घाट का जो क्षेत्र है, ठीक है, जो जहाँ पे उड़ीसा वाला जो क्षेत्र है वो पूर्वी घाट का जो क्षेत्र है वहाँ पर इनकी संख्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और फिर पश्चिमी घाट में महाराष्ट्र का जो तट देखेंगे आप, वहाँ पर आप इनकी संख्या देख सकते हैं, क्योंकि सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र ही है। तो इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है 18वीं लोकसभा के चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है? तो शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर चुनाव आयोग ने अभियान शुरू किया था, मेरा पहला वोट देश के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 28 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन चालित फेरी की शुरुआत की है? तो वो है थूथुकुडी, तमिलनाडु में। कहाँ पर शुरू की गई है पहली हाइड्रोजन चालित फेरी? थूथुकुडी, तमिलनाडु में। इससे पहले हमने एक क्वेश्चन और किया था कि सबसे जो पहली है हाइड्रोजन प्लांट, जो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है वो कहाँ लगाया जा रहा है? तो वो लगाया जा रहा है जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड, हिसार, हरियाणा में। ठीक है, इसमें पजल नहीं होना। पहली हाइड्रोजन ईंधन चालित फेरी की अगर बात की जा रही है तो थूथुकुडी, तमिलनाडु में शुरू की जा रही है। और अगर पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की अगर बात किया जाए तो वो जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड, हिसार, हरियाणा में शुरू किया जा रहा है। मार्च 2024 में स्विस संगठन IQAIR द्वारा जारी वायु गुणवत्ता रिपोर्ट यानी एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है या रिपोर्ट है में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी किसे घोषित किया गया है? तो वो है नई दिल्ली। यानी नई दिल्ली को वायु गुणवत्ता रिपोर्ट सूचकांक में सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया है। नेक्स्ट है 21 से 23 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में आयोजित 9वें रायसीना डायलॉग का केंद्रीय विषय क्या था? तो चतुरंगा संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण, ये इसका मुख्य विषय था। नेक्स्ट देखते हैं फरवरी 2024 में द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी लोकतंत्र 2023 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो भारत की रैंक कौन सी है? 41वीं है। द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी जो लोकतंत्र 2023 की रिपोर्ट है उसमें भारत की रैंकिंग आई है 41। नेक्स्ट है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 17 फरवरी 2024 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से
प्रक्षेपण वाहन GSLV F-14 से तीसरी पीढ़ी के किस मौसम विज्ञान उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया है? तो इनसेट 3DS ये एक मौसम विज्ञान उपग्रह है जिसका श्रीहरिकोटा से GSLV F-14 की सहायता से प्रक्षेपण किया गया है। नेक्स्ट है 15 फरवरी 2024 को इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के द्वारा कहाँ पर पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है? तो ये किया गया है गुवाहाटी, असम में। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के द्वारा भारत का पहला डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन किया है गुवाहाटी, असम में। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC पर उपलब्ध होने वाली देश की पहली मेट्रो सेवा कौन सी बनी है? तो वो है चेन्नई मेट्रो। नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ONDC पर अब ये उपलब्ध रहेगी। देश की पहली मेट्रो सेवा चेन्नई मेट्रो। और अंडर वाटर जो चलाई जा रही है उसका हमने भी पढ़ा था, तो वो थी कोलकाता। नेक्स्ट देखते हैं, एक वह वरिष्ठ IAS अधिकारी जिन्हें फरवरी 2024 में उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया है, तो उनका नाम है राधा रतूड़ी। ये उत्तराखंड का जो पेपर हुआ है, उत्तराखंड PCS का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब क्योंकि वो तो उनकी स्टेट का था, तो इसीलिए वहाँ पर जो क्वेश्चन था वो सही था। ठीक है, तो राधा रतूड़ी उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त हुई है। हाल ही में तेज रफ्तार ट्रेन वंदे भारत, नमो भारत, अमृत भारत एक्सप्रेस की सुविधा करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? उत्तर प्रदेश बना है। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने वाला उत्तर पूर्व का पहला राज्य बना है? तो वह बना है आपका सिक्किम। सिक्किम ने क्या किया है, जो पुरानी पेंशन योजना है उसको बहाल कर दिया है। नेक्स्ट है, मसालों और पाक कला से संबंधित जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिति का 7वां स्तर 29 जनवरी से 2 फरवरी 2024 के बीच कहाँ पर आयोजित किया है? तो ये आयोजित हुआ है कोच्चि, केरल में। मसालों और पाक कला से संबंधित कोडेक्स समिति का 7वां स्तर आयोजित किया गया है। अगला है, 13 फरवरी 2024 को असम सरकार ने किस फल को राज्य फल के रूप में घोषित किया है? तो वो है काजी नींबू, यानी जिसे खट्टा नींबू कहा जाता है। खट्टा नींबू को असम सरकार ने राज्य फल के रूप में घोषित किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी जनरेटिव AI LLM जिसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जिसे भारत का GPT यानी भारत GPT कहा जा रहा है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भारत GPT लॉन्च किया गया है कोरोवर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। आगे देखते हैं, उड़ीसा राज्य ने फरवरी 2024 में अपने किस वन क्षेत्र को राज्य का चौथा बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में नामित किया है? तो वो है गुप्तेश्वर वन क्षेत्र। गुप्तेश्वर वन क्षेत्र को चौथा बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया है उड़ीसा स्टेट का। इसके आगे है, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने फरवरी 2024 में विज्ञान यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ और चिकित्सा, इसके लिए एक फुल फॉर्म है स्टेम की, ये फुल फॉर्म है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ एंड मेडिसिन या मेडिकल में भारतीय महिलाओं और लड़कियों के लिए प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो वो पोर्टल का नाम है स्वाति पोर्टल। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो स्वाति पोर्टल शुरू किया गया है महिलाओं और लड़कियों का स्टेम में प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए, यानी महिलाओं के लिए विज्ञान एक प्रौद्योगिकी और नवाचार नाम से एक पोर्टल को शुरू किया गया है। उत्तराखंड स्थित किस टाइगर रिजर्व में पहली बार लुप्त प्राय होग हिरन देखा गया है? तो राजाजी टाइगर रिजर्व में पहली बार लुप्त प्राय होग हिरन को देखा गया है। नेक्स्ट है, 18 से 21 जनवरी 2024 के बीच नई दिल्ली में आयोजित 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेला का जो मुख्य विषय है वो क्या था? तो इसका मुख्य विषय था रामायण के माध्यम से विश्व को जोड़ना। 7वें अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेले का मुख्य विषय क्या था? रामायण के द्वारा विश्व को जोड़ना था। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 14 फरवरी 2024 को UAE में
अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है बोचास नवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण मंदिर, BAPS, बोचास नवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन किया गया था UAE की राजधानी UAE के अबू धाबी में। ठीक है। भारत के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल है भारत रंग महोत्सव, उसका आयोजन कहाँ हुआ? तो ये कच्छ गुजरात में इसका आयोजन किया गया है। फरवरी 2024 में न्यायमूर्ति रितु बहारी को किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? तो उत्तराखंड हाई कोर्ट की ये पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है रितु बहारी। अगला क्वेश्चन है, DRDO के द्वारा भारतीय सेना के लिए किस नाम से मोबाइल ब्रिज सिस्टम लॉन्च किया है? तो मोबाइल ब्रिज सिस्टम का नाम है सर्वत्र। ये DRDO के द्वारा लॉन्च किया गया है, DRDO द्वारा भारतीय सेना के लिए लॉन्च किया है मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र। नेक्स्ट है, 2 से 4 फरवरी 2024 के बीच एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो वैसे तो आप लोग इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एलोरा और अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं, लेकिन कहाँ पर यह है? ये छत्रपति संभाजी नगर में इनका आयोजन किया गया। जनवरी 2024 में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत की जो रैंकिंग है वो 93 आई है। भ्रष्टाचार सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें भारत की जो रैंकिंग है वो कितनी आई है? 93। इसे 0 से लेकर के 100 के पैमाने पर मापा जाता है। अगला है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने जनवरी 2024 में किसी विशिष्ट श्रेणी के तहत डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का अर्थ है ऐसी यूनिवर्सिटियां जिनमें हायर एजुकेशन का जो लेवल है वो काफ़ी अच्छा है, उनको बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर एजुकेशन दी जाती है, इसीलिए उन्हें डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी घोषित किया जाता है। तो ऐसा कौन सा संस्थान है जिसे शामिल किया गया है? तो वो है भारतीय जनसंचार संस्थान। अगला है, 6 जनवरी 2024 को समावेशिता और सशक्तिकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव मनाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव मनाया जाता है गोवा में। ये समावेशिता और सशक्तिकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव मनाया गया है गोवा में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने 1 जनवरी 2024 को ब्लैक होल और अन्य अंतरिक्षीय पिंडों के अध्ययन के लिए किस उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? तो एक्सपोसैट उपग्रह है। एक्सपोसैट उपग्रह को लॉन्च किया गया है ब्लैक होल और जो अन्य अंतरिक्षीय पिंड है उनका अध्ययन करने के लिए इसरो के द्वारा। एक्सपोसैट उपग्रह किस लिए लॉन्च किया है? ब्लैक होल और जो अन्य अंतरिक्षीय पिंड है उनके अध्ययन के लिए इसरो ने इसे लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, जनवरी 2024 में भारतीय नौसेना ने किन युद्धपोतों की उनकी 40 वर्ष की सेवा के बाद इन्हें सेवा मुक्त कर दिया है? तो इनके नाम है INS चीता, INS गुलदार और INS कुंभी। इन्हें पोर्ट ब्लेयर यानी अंडमान निकोबार में आयोजित एक समारोह के दौरान इन्हें सेवानिवृत्त कर दिया गया है। ये तीनों ही जहाज पोलैंड के गिडनिया शिपयार्ड में बनाए गए थे और पोल्वोनोवनी श्रेणी की लैंडिंग जहाज थे जो टैंकों, वाहनों, कार्गो और सैनिकों को सीधे कम ढलान वाले समुद्र तट पर बिना गोदी के पहुंचा सकते थे। इसके बाद आगे देखते हैं, 12 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नाम से समुद्र पर बने हुए देश के सबसे लंबे पुल जो 21.8 किलोमीटर लंबा है को मुंबई में राष्ट्र को समर्पित किया है? तो अटल सेतु है इस पुल का नाम। इससे पहले एक जो सबसे बड़ा यानी सबसे लंबा जो पुल था वो भूपेन हजारिका पुल था और असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बना था वो जो पुल था सबसे लंबा। अब ये जो पुल बना है इसमें नॉइस बैरियर का प्रयोग किया है, साथ ही इसमें साइलेंसर भी लगे हैं जो ध्वनि को कम कर सकेंगी। 6.5 रिएक्टर की जो स्केल तक का जो भूकंप आता है उसकी तीव्रता को यह पुल सहन कर सकता है और इस परियोजना को जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के द्वारा वित्त पोषित किया गया है जो लगभग कुल लागत का 80% इसका वहन करेगी और बाकी का जो 20% रहेगा वो स्टेट और सेंटर मिल करके इसको
इसका पूरा करेगा। ठीक है, इस जो हार्बर लिंक है उसमें रिवर्स सर्कुलेशन ड्रिलिंग तकनीक का प्रयोग हुआ है और ये भारत में पहली बार हुआ है, जो ढेर नींव बिछाने हेतु एक नवीनतम तकनीक है। हार्बर लिंक वाहनों को रोकने या फिर धीमा करने की आवश्यकता के बिना ही टोल एकत्रित करने की जो ओपन रोड टोलिंग पद्धति है अपनाने वाली ये देश की पहली परियोजना बन गई है और इसमें आर्थोट्रोपिक स्टील डेक की भी सुविधा दी गई है, जो भारत में पहली बार इस पुल को एक व्यापक स्पैन देती है और लगभग 22 किलोमीटर का ये एक विशाल समुद्री पुल है, क्योंकि 21.8 दैट मीन्स कि लगभग 22 किलोमीटर के आसपास है ये और मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ने वाला पुल है। इसके बाद देखते हैं 10 जनवरी 2024 को हैदराबाद में नौसेना प्रमुख की उपस्थिति में अडानी ग्रुप ने किस नाम से भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन प्रदान किया? तो इसका नाम है दृष्टि 10 स्टार लाइनर यूएवी अनमैन्ड, यूएवी का मतलब होता है अनमैन्ड एरियल व्हीकल। तो दृष्टि 10 स्टार लाइनर इसका नाम है, जो अडानी ग्रुप ने भारतीय नौसेना को समर्पित किया है। ठीक है, इसके बारे में अगर ज़्यादा डिटेल बताई जाए तो दृष्टि 10 स्टार लाइनर मानव रहित एक यान है जिसे हैदराबाद अडानी एरोस्पेस पार्क में पहला स्वदेश निर्मित है ये यूएवी, और ये भारत का पहला स्वदेश निर्मित मानव रहित हवाई यान है जिसे अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के द्वारा विकसित किया गया है। 36 घंटे तक काम करने में सक्षम है, साथ ही लगभग 450 किलोग्राम पेलोड ले जाने की इसमें क्षमता भी है और एक उन्नत खुफिया निगरानी और टोही प्लेटफॉर्म है ये। ठीक है, और ये सभी मौसमों में उड़ान भर सकता है। ठीक है, ये थी इसकी कुछ खास विशेषताएं जो हमने आप लोगों को बताया। नेक्स्ट है जनवरी 2024 में नेविगेशन सिस्टम मैपल्स ऐप पर ब्लैक स्पॉट के रूप में राज्य के सभी 784 दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की व्यापक मैपिंग करने वाला भारत का पहला कौन सा राज्य बना है? तो वो बन गया है पंजाब। पंजाब ने क्या किया, ब्लैक स्पॉट के रूप में जितनी भी वहाँ पर दुर्घटनाएं संभावित क्षेत्र हैं उनकी एक व्यापक मैपिंग कर ली है। जनवरी 2024 में इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया गया है? तो बीकानेर राजस्थान में इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल का आयोजन हुआ है। जनवरी 2024 में ही किस टाइगर रिजर्व को भारत का पहला डार्क स्काई पार्क के खिताब से सम्मानित किया है? तो भारत का पहला डार्क स्काई पार्क बना है पेंच टाइगर रिजर्व, और ये पेंच कहाँ पर है? एमपी और महाराष्ट्र की इसके साथ बाउंड्री लगती है। ठीक है, तो वहाँ पर पहला डार्क स्काई पार्क बनाया गया है। नेक्स्ट है 18 से 21 जनवरी 2024 के बीच एशिया का सबसे बड़ा विमानन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद पे इसका आयोजन हुआ, सबसे बड़ा विमान एक्सपो का आयोजन। किसके द्वारा वन व्हीकल वन फास्टैग लॉन्च किया गया है? तो नाहाई यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा वन व्हीकल वन फास्टैग लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है जनवरी 2024 में काला घोड़ा कला महोत्सव का 24वां संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये मुंबई महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया है, काला घोड़ा कला महोत्सव। नेक्स्ट है जनवरी 2024 में किस राज्य में 9 वर्षों के बाद पारंपरिक भैंसों की लड़ाई मोह जूझ का आयोजन किया गया? तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये भी बन सकता है कि मोह जूझ क्या है? तो मोह जूझ पारंपरिक भैंसों की लड़ाई है जिसका आयोजन 9 वर्षों के बाद असम में किया गया है। मोह जूझ क्या है? पारंपरिक भैंसों की लड़ाई है जिसका आयोजन असम में किया गया है। नेक्स्ट है जनवरी 2024 में अमेरिकी ट्रैवल पोर्टल ट्रैवल एंड लीजर के द्वारा जारी 2024 की टॉप 10 सोलो ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन में राजस्थान के किन 2 शहरों को शामिल किया गया है? तो वो है जैसलमेर का दूसरा स्थान है और उदयपुर का 9वां स्थान है। ये इंटरनेशनल लेवल पे टॉप 10 सोलो ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन है जहाँ पर अकेले जा कर के लोगों ने ट्रैवलिंग किया है। तो जैसलमेर का दूसरा स्थान है और उदयपुर का 9वां स्थान है। नेक्स्ट है पक्के बाग
पक्के बागा हॉर्नबिल महोत्सव का 9वां संस्करण का आयोजन हुआ और ये कहाँ पर किया गया है? तो पक्के बागा हॉर्नबिल महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, जनवरी 2024 में उत्तर पूर्व के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की नींव रखी गई है, तो डिब्रूगढ़ में रखी गई है। 30 जनवरी 2024 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की रैंकिंग कौन सी थी? 93। ये भी हमने थोड़ी देर पहले भी ये क्वेश्चन किया था। जनवरी 2024 में उड़ीसा सरकार ने किस टाइगर रिजर्व से सटे क्षेत्र में दुनिया की पहली विशेष मेलानिस्टिक टाइगर सफारी की घोषणा की है? तो वो है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में दुनिया की पहली विशेष मेलानिस्टिक टाइगर सफारी की घोषणा की गई है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।